नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, यहाँ पर इसी चैनल पर मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं और आज से हम लोग एक क्वेश्चन का समीकरण शुरू कर रहे हैं, एक सीरीज शुरू कर रहे हैं साथियों। और ये जो क्वेश्चन है ये हिंदी साहित्य के इतिहास के शुरू से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और एक एक क्वेश्चन में ये मान के चलिए कम से कम मैं 20-20 क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज डली हुई है कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप के ऊपर। ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के ऐप को डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। साथियों, अगर नोट्स मंगवाने हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के, काव्य शास्त्र के सेकंड ग्रेड के, तो आप मंगवा सकते हैं मित्रों। और ये जो क्लास है वो आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड, जहाँ पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता है वहाँ पर पूरा का पूरा ये हिंदी साहित्य की जो क्लास है वो बहुत काम की आपके रहने वाली है। तो मित्रों, निश्चित रूप से आप अच्छे से क्लासेस को देखिए, समझिए, कम से कम 1 से 2 बार क्लास को देखिए, आपको मज़ा आएगा। एक एक क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर होगा। एक एक क्वेश्चन की मैं यहाँ पर अच्छे से आपको बताने वाला हूँ व्याख्या। तो बहुत अच्छी क्लास है साथियों, ज़बरदस्त क्लास है। मैंने पहले हिंदी साहित्य के पहले जो क्लासें डाली हुई है, पूरी की पूरी क्लासें डाली हुई है, उन क्लासेस को देखो पहले और फिर इन क्वेश्चंस को करो, आपको बहुत तगड़ा मजा आएगा साथियों। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है और ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, अधिकतर ये प्रश्न आता भी है। तो साथियों, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। ये एक कथन है और ये अनेक बार ये कथन आया हुआ है, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन हैं? तो बहुत तगड़ा प्रश्न है साथियों और इस प्रश्न को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा तासी, मिश्र बंधु, जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन। तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आप सभी को पता होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक क्या थे? समीक्षक रहे हैं साथियों। क्या रहे हैं? समीक्षक रहे हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे वो एक आलोचक भी रहे हैं साथियों। कौन रहे हैं? आलोचक भी रहे हैं साथियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आप सबको पता होगा कि इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास एक ग्रंथ लिखा। इनका एक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इनका एक ग्रंथ भी रहा है साथियों, रहा है। और इसका जो प्रकाशन है वो साथियों 1929 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में साथियों इसका प्रकाशन हुआ था। तो मित्रों, कोई भी चीज़ नहीं छूट जाए, कहीं इस प्रश्न से रिलेटेड कोई बात नहीं छूट जाए, मैं हमेशा मेरे साथ नोट्स रखता हूं, क्योंकि हो सकता है माइंड से फिसल जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे दिमाग में नहीं आए। तो इन चीज़ों को आप नोट करेंगे और अच्छे से वीडियो को बार बार देखेंगे साथियों। और मैं आपसे दावा करता हूं यहाँ से अनेक प्रश्न सेकेंड ग्रेड में, पीजीटी में, टीजीटी में, सब में आएंगे साथियों। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो ये कथन आपको याद होना चाहिए। किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक समीक्षक थे, आलोचक थे और उनका सबसे अच्छा हिंदी साहित्य का इतिहास का जो ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा और 1929 में यह प्रकाशित हुआ था। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत प्यारे प्रश्न है भाई। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदि काल के लिए आधार काल नाम किसने दिया था? आप सबको पता होगा हिंदी साहित्य के इतिहास में आदि काल को, जो आदि काल है साथियों, उसको आधार काल किसने कहा था? बस ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये। तो आप सबको पता है कि डॉक्टर मोहन अवस्थी ने ये आधार काल कहा। किसको? आदि काल को। एक तो डॉक्टर मोहन अवस्थी रहे हैं और एक साथियों में आपको यहां पर बता देता हूं, सुमन राज्य। आदि काल को साथियों आधार काल यानी कि किसने कहा? आदि काल को आधार काल किसने कहा? एक तो कौन है? आधार काल।
किसने कहा? ये चीज तो आपको पता है कि डॉक्टर मोहन अवस्थी ने कहा है। किसने कहा? डॉक्टर मोहन अवस्थी। ये एक तो ये है, और एक और रहे हैं साथियों, वो हैं सुमन राजे। क्या नाम है? सुमन राजे। ये दोनों ने जो है आदिकाल को क्या कहा है? आधार काल कहा था। तो आप तो याद रखना है, आदिकाल को आधार काल कहने वाले कौन कौन हैं? डॉक्टर मोहन अवस्थी हैं और एक हैं सुमन राजे। ठीक है, और भी चीजें हम लोग यहां पर देखने वाले हैं कि आदिकाल को किस किसने क्या क्या कहा। ठीक है, आदिकाल को किस किसने और क्या क्या कहा मित्रों? तो यहाँ पर यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी मैं आपको यहाँ पर एक टेबल बना के बता रहा हूँ कि आदिकाल को किस किसने क्या क्या कहा। आप लोग भी इसे नोट कर लीजिए, बहुत ज़बरदस्त है साथियों, आप भी इसे नोट करके रखिए। देखो, सबसे पहले बात करेंगे आदिकाल को चारण काल किसने कहा? आदिकाल को किसने कहा? चारण काल। आदिकाल को चारण काल कहने वाले कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या नाम था उनका? जॉर्ज ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ये आदिकाल को क्या कहने वाले थे? चारण काल। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। फिर आप सबको पता है कि मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या कहा था? आरंभिक काल। तो आदिकाल को आरंभिक काल कहने वाले कौन हैं? आदिकाल को आरंभिक काल कहने वाले कौन हैं? मिश्र बंधु ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा। सबको पता है ये चीज? साथियों नोट कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको बहुत फायदा होगा इन क्वेश्चन को। आदिकाल को बीज वपन काल कहने वाले कौन हैं? साथियों बीज वपन काल। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है साथियों? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा? बीज वपन काल कहा है। आदिकाल को बीज वपन काल कहने वाले कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हैं। साथियों आप सबको पता होगा आदिकाल को वीर गाथा काल, वीर गाथा काल कहने वाले कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साथियों आप सबको पता है क्या कहा था? वीर गाथा काल कहा है। इसके बाद में साथियों याद रखना सिद्ध सामंत काल, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। सिद्ध सामंत काल। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले कौन थे? राहुल सांकृत्यायन। कौन थे साथियों? पंडित राहुल सांकृत्यायन। सांकृत्यायन। तो आदिकाल को जो है सिद्ध सामंत काल कहने वाले कौन हैं? पंडित राहुल सांकृत्यायन रहे हैं। इसके बाद में मित्रों याद रखना वीर काल कहने वाले, यहां पर आदिकाल को वीर काल किसके द्वारा कहा गया था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहकर के पुकारा है। नोट करना साथियों, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आपके मतलब ये मान के चलिए जिंदगी बनाने वाला प्रश्न है। आप इन प्रश्नों को मत छोड़ना। मैं फिर कह रहा हूँ चैनल को जरूर लाइक करना, शेयर करना साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं गारंटी दे रहा हूँ इन क्वेश्चन से कहीं भी किसी भी एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं आएगा। चाहे एक वीडियो में 10 ही क्वेश्चन हो, लेकिन वो 10 क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन 20-20, 15-15 क्वेश्चन के बराबर आप लोगों के काम करने वाला क्वेश्चन है। तो कंटिन्यू जुड़े रहना, कंटिन्यू वीडियो आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये वीर काल है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यहाँ पर याद रखने की ट्रिक भी मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर याद रखने की बहुत सिंपल सी ट्रिक है। यहाँ पर वी आ रहा है तो यहाँ पर भी वी आ रहा है, तो वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। वीर गाथा काल ये सबको पता है। बीज वपन काल महावीर प्रसाद। तो आपको थोड़ी सी ट्रिक से ये याद करने पड़ेंगे। ठीक है ना, इसमें कोई दोहराई नहीं है, हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। ठीक है, सिद्ध काल या संधि काल या चारण काल कहने वाले कौन थे? देखो संधि व चारण काल, संधि व चारण काल कहने वाले डॉक्टर रामकुमार वर्मा थे। ये सबको पता होगा। ठीक है भाई, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा।
आदिकाल को संधि व चारण काल कहने वाले कौन थे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। बहुत अनेक जगह पर इन चीजों को मैं बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। अब आदिकाल को आदिकाल कहने वाले कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को आदिकाल कहने वाले कौन हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, जिन्होंने आदिकाल को आदिकाल कहा। इसके बाद में आधार काल किसने कहा? आदिकाल को आधार काल जो मैंने आपको बताया है, डॉक्टर मोहन अवस्थी और सुमन राज्य ने आदिकाल को आधार काल कह के पुकारा था मित्रों। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होगी। जय काल किसके द्वारा कहा गया? मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, ठीक है ना। जय काल, आदिकाल को जय काल कहने वाले कौन थे? रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जो है आदिकाल को जयकाल कह के पुकारा है। अब बताइए, क्वेश्चन तो एक है, लेकिन आपके पास कितना सारा मैटर यहाँ पर इकट्ठा होगा, आप खुद सोचिए। मैं ये हवा में तीर नहीं मारता हूँ साथियों, आप ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आपकी लाइफ बनाने वाले क्वेश्चन है मित्रों। तो चैनल से जुड़िएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, चैनल को पूरे वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। मेरे हिसाब से इनमें कोई समस्या नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आपको करना है वो आप कीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये जो है, ये सारे की सारी PDF इसकी मैं आप लोगों को डाल दूंगा। ये PDF आपको जो है कोटा ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर ये सब PDF आपको फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन में मिलेगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल पर भी ये PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग इसी क्रम में। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सबको पता है, 1929 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित किया था। नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, किसकी भूमिका में? हिंदी शब्द सागर। किसकी भूमिका में? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका में या हिंदी साहित्य का विकास में, तो हिंदी साहित्य का इतिहास में। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन डी ही आएगा, हिंदी साहित्य का विकास। इस भूमिका में हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तो वो है हिंदी साहित्य का विकास। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी ही होगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी होगा। साथियों याद रखना, हिंदी साहित्य की जो भूमिका है, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ये 1940 ईस्वी में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये ग्रंथ लिखा था। हिंदी साहित्य की भूमिका, 3 ग्रंथ इनके लिखे गए थे, ये आपको पता भी होगा। तो 1940 में पहला ग्रंथ लिखा था इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका के रूप में। हिंदी साहित्य का अतीत, ये हिंदी साहित्य का जो अतीत है साथियों, इस ग्रंथ को 2 भाग थे इसके। कितने भाग थे? 2 भागों में इसको लिखा गया था और लिखने वाले थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा था। तो ये आप इसका याद रखिए। हिंदी साहित्य इतिहास विकास के रूप में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में ये पहला शीर्षक से लिखा गया और इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। आपको पता होगा हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। हिंदी साहित्य का इतिहास 2 भागों में लिखा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। तो बहुत तगड़े क्वेश्चन हैं, आप इन्हें जरूर नोट कीजिएगा, बहुत फायदा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अ डिस्कवरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन हैं? अ डिस्कवरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन हैं? तो आप सबको पता होगा, जॉन गिलक्राइस्ट। क्या नाम है साथियों? जॉन गिलक्राइस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। साथियों सबसे मेन मुख्य बात यह है कि जो जॉन गिलक्राइस्ट थे, इनका पूरा नाम क्या था? इनका जो पूरा नाम था, जॉन गिलक्राइस्ट का
क्या नाम था? जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट। क्या नाम था इनका? बार्थविक गिलक्राइस्ट। ठीक है, लिख लेना भाई, ये इसको सही कर देता हूं। गिलक्राइस्ट, ये इनका पूरा नाम था। तो याद रखना, ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के जो लेखक हैं वो कौन हैं, ये भी अनेक बार आया हुआ प्रश्न है। बहुत बार इस प्रश्न को पूछा गया है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। अब सबसे मुख्य बात क्या आती है इस क्वेश्चन में? सबसे जो मुख्य बात है साथियों वो क्या है कि 1800 ईस्वी में पोर्ट विलियम कॉलेज के, किसके? पोर्ट विलियम कॉलेज रहा है, आप सबको पता है। 1800 ईस्वी में पोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी, किसके? हिंदुस्तानी विभाग के इनको क्या बनाया गया था? अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग का इनको क्या किया गया था? अध्यक्ष नियुक्त किया गया था साथियों। और अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, ये जो बुक है वो 1787 ईस्वी में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1787 ईस्वी में। और इनकी एक बुक और रही है, उसका नाम था हिंदुस्तानी ग्रामर। इसके साथ साथ दूसरी बुक और थी इनकी, हिंदुस्तानी ग्रामर। क्या रही है? हिंदुस्तानी ग्रामर। ये इनकी दूसरा ग्रंथ था। ठीक है, पहला ग्रंथ तो ये हो गया, दूसरा ग्रंथ इनका क्या था? हिंदुस्तानी ग्रामर। ये पहला वाला ग्रंथ इन्होंने 1787 में लिखा और हिंदुस्तानी ग्रामर इन्होंने 1796 में लिखा था। कब लिखा था? 1796 ईस्वी में लिखा था। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद होनी चाहिए। जॉन गिलक्राइस्ट का पूरा नाम था जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट। 1800 ईस्वी में इनको पोर्ट विलियम कॉलेज हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, पोर्ट विलियम कॉलेज में। और ये जो बुक है उसको लिखने वाले जॉन गिलक्राइस्ट थे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। और अगला प्रश्न ये बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पर जो है साथियों पृथ्वी, ये यहाँ पर वह है पृथ्वी कल्प, बूंदी वारिश, भारत विनय, पुष्पांजलि और पृथ्वी कल्प, इनमें से कौन सी रचना है जो मिश्र बंधुओं के द्वारा रचित नहीं है? तो ये प्रश्न बहुत बार आता है और मिलता भी नहीं है। तो उनमें है पृथ्वी कल्प जो है ये इनकी रचना नहीं है। अब देखते हैं, पृथ्वी कल्प मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखित रचना नहीं है साथियों। मैं आपको फिर बता देता हूं, ये रचना जो है गिरजा कुमार माथुर की है। किसकी रचना है ये? गिरजा कुमार माथुर। ठीक है, गिरजा कुमार माथुर की रचना है। गिरजा कुमार माथुर की और भी रचनाएं हैं जो बहुत बार पूछी जाती है। कौन कौन सी रचनाएं साथियों इनकी? सबसे पहले तो मंजीर, इनकी मंजीर एक बहुत अच्छी रचना रही है। ठीक है, मंजीर इनकी रचना रही है। नाश और निर्माण, धूप के दान, ये रचना इनकी है। ठीक है ना, नाश और निर्माण, ठीक है, धूप के दान, ये रचना इनकी है। शिलापंख चमकीले, ये इनकी रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है ये गिरजा कुमार माथुर की। तो याद रखना, पृथ्वी कल्प जो रचना है वो गिरजा कुमार माथुर की है, मिश्र बंधुओं की नहीं है। मंजीर भी गिरजा कुमार माथुर के। नाश और निर्माण है, धूप के दान है, शिलापंख चमकीले, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है जो गिरजा कुमार माथुर की रही है साथियों। और गिरजा कुमार माथुर जो है तार सप्तक 1943 के कवि माने जाते हैं। ये जो गिरजा कुमार माथुर है साथियों वो तार सप्तक 1943 पहले तार सप्तक के कवि माने जाते हैं।
तो गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक 1943 के पहले कवि माने जाते हैं, अर्थात पहले तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो बूंदी वारिस है, ये बूंदी वारिस है, पुष्पांजलि है, नेत्र, ये मिश्र बंधुओं की रचनाएं हैं। पूरी की पूरी बूंदी वारिस, भारत विनय, पुष्पांजलि, ये सब किसकी रचनाएं हैं साथियों? ये मिश्र बंधुओं की रचनाएं हैं, जिन्हें आपको ध्यान रखना है। बताइए, बहुत तगड़ा मामला है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो आप लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। मिश्र बंधुओं ने, आपने देखा होगा, एक और रचना लिखी थी, हिंदी नवरत्न। क्या लिखी थी उन्होंने? मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न, हिंदी नवरत्न नाम से भी इन्होंने एक रचना लिखी। और मिश्र बंधु विनोद तो आप सबको पता है, ये लिखी थी मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद तो इनकी सबसे मुख्य रचना रही है, तो 1883 में ये लिखी इन्होंने। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको नोट कीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकालने वाला या निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? एसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के रूप में निकलने वाला, पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम था? द मॉडर्न, इसको सही कर लेना, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्केल ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो सबसे पहला है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो पहला ऑप्शन इसका राइट होगा साथियों। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें राइट हो जाएगा। तो एसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान रहा है। अब आप सबको पता भी होगा कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में लिखा गया। ये ग्रंथ कब लिखा गया? 1888 ईस्वी में ये ग्रंथ लिखा गया था। और ये ग्रंथ किसने लिखा था साथियों? इसके लेखक भी आपको पता है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। किसने लिखा था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये ग्रंथ लिखा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने ये ग्रंथ लिखा था। और इस ग्रंथ के राइटर मैंने आपको बता दिया है, और विशेषांक के रूप में इसको निकाला था हिंदी साहित्य में। और बहुत तगड़ा प्रश्न है ये, प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, अनेक बार पूछा जाता है। और इसमें साथियों 953 कवियों को सम्मिलित किया था। 953 कवियों को इसमें क्या किया गया था? सम्मिलित किया गया था। और याद कीजिए कि डॉक्टर किशोरी लाल ने इस ग्रंथ को, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ ग्रंथ, जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को साथियों हिंदी साहित्य द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य शीर्षक से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया था साथियों। किसमें? हिंदी में अनुवाद किया था। तो मैं एक बार फिर समझा देता हूं। एसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को 1888 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने निकाला। इसमें 953 कवियों को रखा गया था। डॉक्टर किशोरी लाल ने इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से जो है हिंदी में अनुवाद किया था। तो हिंदी में अनुवाद करने वाले इस ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। क्या नाम है? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसको हिंदी में अनुवादित किया था। बहुत तगड़ा प्रश्न है, इसे प्लीज आप। और इसका जो प्रकाशन हुआ था, फिर हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, इसका प्रकाशन हुआ था 1957 ईस्वी में। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1957 ईस्वी में हुआ था। तो ये प्रश्न बहुत तगड़े प्रश्न है भाई। चले, अगला प्रश्न आता है हिंदी काव्य धारा।
हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता या साहित्यकार का नाम क्या है। अब हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता या साहित्यकार का नाम इसमें क्या बताया गया है, वो है पंडित महापंडित राहुल सांकृत्यायन। क्या नाम है, महापंडित। देखो राहुल सांकृत्यायन को हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं, महापंडित भी इनको कहते हैं। ये भी बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, महापंडित के नाम से किसको जाना जाता है, तो राहुल सांकृत्यायन को महापंडित के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार। अब हिंदी काव्यधारा ये भी बहुत बार पूछा गया है, हिंदी काव्यधारा ग्रंथ किसका है, तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन। सिद्ध सामंत काल, आधार काल, आदि काल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले भी पंडित राहुल सांकृत्यायन ही थे। ये बात भी आपको नोट कर लेनी है, अच्छे से नोट कर लेनी है। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है मित्रों। इसमें भी और चीज़ें अब मैं आपको बता देता हूँ। यात्रा साहित्य का पितामह भी किसको कहा जाता है, राहुल सांकृत्यायन को हम लोग क्या कहते हैं, यात्रा साहित्य का पितामह। यात्रा साहित्य का पितामह, यात्रा साहित्य का पितामह भी जो है डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन या महापंडित राहुल सांकृत्यायन को ही कहा जाता है साथियों। तो ये बहुत तगड़ी बातें हैं इनके लिए। और इनके जो ग्रंथ है वो मैं आपको लिख देता हूँ। मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, ठीक है। इसके बाद में किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, चीन में क्या देखा, ठीक है ना। तो इस तरह से रूस में 25 मास, रूस में 25 मास, ये सारे इनके यात्रा वृत्तांत है भाई। ये सारे इनके क्या हैं, यात्रा वृत्तांत हैं। तो इनको प्लीज़ अच्छे से नोट कीजिएगा। हिंदी काव्यधारा को लिखने वाले महापंडित राहुल सांकृत्यायन, आधार काल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले राहुल सांकृत्यायन ही हैं। और इनको यात्रा साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास, इस तरह से इन्होंने यात्रा वृत्तांत ग्रंथ लिखे हैं। तो बहुत प्यारे प्रश्न हैं साथियों। आज हमने 7 प्रश्न कर लिए। चलिए आगे और देखते हैं। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि तथा चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया था। तो मेरे हिसाब से ये प्रश्न तो पहले ही आ चुका है, क्योंकि मैंने आपको दूसरे तीसरे प्रश्न में आदिकाल के सारे नाम बता दिए थे, किसने क्या क्या कहा आदिकाल को। ये पूरा का पूरा मैंने आपको आंसर दे दिया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो जाएगा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आपने पढ़ी भी ली। मैंने अभी पहले क्वेश्चन में आदिकाल के बारे में आपको बता दिया था। मुझे आप बता सकते हो चारण काल किसने कहा, आदिकाल को चारण काल कहने वाले कौन थे, जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या नाम था उनका, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन। आदिकाल को चारण काल किसने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और संधि व चारण काल किसने कहा, एक साथ। तो यहां पर याद रखना भाई, संधि व चारण काल। देखो ये चीज सबसे मुख्य है। चारण काल तो कहने वाले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, लेकिन संधि व चारण काल कहने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा ही हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होता। अब आप सबको पता है वीर गाथा काल किसने बोला था। अरे प्रैक्टिस करो ना यार, प्रैक्टिस ही तो करनी है, ठीक है ना। देखो साथियों, मेहनत में आप लोगों के लिए कर रहा हूं। मैं अपने पास एक एक चीज अपने पास रखता हूं, कहीं कोई इस क्वेश्चन से कोई रिलेटेड चीज नहीं छूट जाए। ये चीज मैं हमेशा अपने साथ रख करके आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संशय नहीं है। इस क्वेश्चन से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। इन क्वेश्चन से
मैं आपको बता रहा हूं, दौरान है ये आपके हिंदी साहित्य इतिहास का दौरान है। मैं फिर कह रहा हूं, आपने अगर नोट्स पढ़ करके, मेरे नोट्स पढ़ करके अगर इन क्वेश्चंस को कर लिया ना, हिंदी साहित्य का बाप भी अब आपको आ जाएगा, ये सोच लेना आप। बेटा तो क्या, हिंदी साहित्य का बाप भी आपके सामने घुटने टेक देगा। ठीक है, तो चलिए, और आप लोग सेकंड ग्रेड की पीजीटी की टीजीटी की जो आप लोगों ने टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन करी है, बहुत बढ़िया सराहनीय बात है। अगर किसी को लगता है कि मैं हिंदी साहित्य की ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता हूं, तो हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज भी आपके पास है। तो प्ले स्टोर पर जाकर के आप लोग क्या लिखोगे, KOC फिर कोष्टक, फिर कोटा ऑनलाइन क्लासेज, इस तरह से लिख करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज को ज़रूर ज्वाइन करें साथियों, बहुत फ़ायदा होगा। अगर यहाँ नहीं जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ जाकर के ज्वाइन करें। टेलीग्राम से जुड़ना नहीं भूलें। ठीक है, नोट्स मंगवाने हैं तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर मैंने दिए हुए हैं, आप नोट्स मंगवा सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, इन क्वेश्चन को बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। रोज वीडियो आएगा आपके पास, रोज। ठीक है, सेकंड ग्रेड पीजीटी टीजीटी, फर्स्ट ग्रेड तो हो चुकी है, अब कोई दो राय नहीं है, अच्छा फायदा होगा आपको। ठीक है ना, तो चलिए, वीर गाथा काल कहने वाले कौन थे? डॉक्टर आचार्य डॉक्टर तो नहीं थे, वो आचार्य थे भैया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है कहने वाले थे शुक्ल। ठीक है, वीर गाथा काल कहने, और भी है। आधार काल तो मैंने आपको बता ही दिया था, सुमन राज्य अवस्थी दोनों ही थे, सुमन राज्य और अवस्थी, इन दोनों ने तो आदि काल को क्या कहा था? आधार काल कह के पुकारा था। इन दोनों ने आदि काल को क्या कहा? आधार काल कह के पुकारा था। और सिद्ध सामंत काल तो कहने वाले कौन थे? सिद्ध, अभी बताया मैंने, सिद्ध सामंत काल कहने वाले कौन थे? राहुल सांकृत्यायन, महापंडित। क्या कहते हैं राहुल सांकृत्यायन को? महापंडित, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। इनको क्या कहते हैं? यात्रा वृतांत का महापितामह कहा जाता है, यात्रा वृतांत का पितामह कहा जाता है। ठीक है ना, इन्होंने बहुत सारी यात्राएं करी है भैया, चीन, रूस, जापान, सब जगह की यात्राएं करी, तिब्बत सब की। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इससे रिलेटेड बता दी। अच्छे प्रश्न हैं, याद आपको ही करने हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत तगड़ा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। जबरदस्त प्रश्न। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन हैं? तो गणपति चंद्र गुप्त, राम कुमार वर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह। इनमें से तो कोई भी नहीं है भैया, तो पहला डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ को लिखने वाले कौन हैं? वो हैं गणपति चंद्र गुप्त। चलिए, थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। ये हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो ग्रंथ है गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा 1965 ईस्वी में, कब? 1965 ईस्वी में लिखा गया ग्रंथ है, या प्रकाशित हुआ ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई बात दिक्कत ही नहीं होगी। इसके बाद में साथियों आपको पता होगा, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ग्रंथ इन्होंने लिखा, और ये लिखा था इन्होंने 1986 ईस्वी में। कब लिखा था इन्होंने? 1986 ईस्वी में इस ग्रंथ को प्रकाशित किया गया था, लिखा गया था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ग्रंथ तो आपको पता होगा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। क्या था इनका? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ। तो याद रखना, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ तो लिखने वाले गणपति चंद्र गुप्त रहे साथियों, और
हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में लिखा था राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ लिखा और ये लिखा था इन्होंने 1938 में। कब लिखा था मेरे मित्रों? 1938 में इस ग्रंथ को लिखा था। देखो गलती मेरे से भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। गलती हो जाए तो कमेंट जरूर करना। साथियों क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और ये जरूर लिखना कि सर चलने दो, ज़बरदस्त क्लास है, ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो रही है। नोट्स पढ़ें पहले और फिर इनको पढ़ें, आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो बंधुओं बहुत तगड़ी क्लास है। अगली बात अगर हम बात करते हैं नामवर सिंह की, अगर नामवर सिंह की बात करूं तो इन्होंने लिखा था आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। इन्होंने क्या लिखा था? आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, ये इनका ग्रंथ था। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, ये इनका ग्रंथ रहा। साथियों बहुत तगड़ी बातें मैंने आपको बता दी है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ बताता हूँ। मेरे पास इस चीज़ के मैं हमेशा अपने हाथ में नोट्स रखता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को एक एक चीज़ लिखवाता हूँ, कहीं कोई चीज़ न छूट जाए, ये फ़ायदा आपको होना चाहिए। देखो मेरे माइंड से भी फिसल जाती है, इतनी चीज़ें मुझे भी याद नहीं रहती है, तो एक एक चीज़ आप लोगों को मैं यहाँ पर लिखवा पाऊँ इस तरह से। और दूसरी बात, दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की, एक तो हो गया ये ग्रंथ नामवर सिंह का। अब नामवर सिंह का ही दूसरा ग्रंथ था साथियों, दूसरी परंपरा की खोज। क्या ग्रंथ है? दूसरी परंपरा की खोज, ये इनका ग्रंथ रहा, दूसरी परंपरा की खोज। इसी तरह से इनका तीसरा ग्रंथ रहा आलोचक, आलोचक के मुख से, ये इनका तीसरा ग्रंथ रहा। तो इनकी आलोचनात्मक कृतियां, ये आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज, आलोचक के मुख से, ये तो ये नामवर सिंह के बहुत तीन तगड़े ग्रंथ हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जो ग्रंथ लिखा है वो एक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी का था, 1986 में इन्होंने ये लिखा था। राम कुमार वर्मा का सबको पता ही होगा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ लिखा 1938 में लिखा था साथियों। आगे अगर बात करें हम यहाँ पर, एक थोड़ी सी बात और मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूं कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जो ग्रंथ है, क्या ग्रंथ था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। साथियों ये लिखा गया था 1888 ईस्वी में। ये चीज आपको याद रखनी है। किसने लिखा था? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने। यहां इसलिए बता रहा हूं कि आ गई बात, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और साथियों मैं आपको ये बता दूं कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जो ग्रंथ है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने लिखा, और इस ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा लिखा गया था, और इस ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो याद रखना, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसको माना जाता है? इस ग्रंथ को माना जाता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इसका आंसर तो ये है। ठीक है, यहाँ तक कोई दो राय, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, आप देख लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। 10वां प्रश्न है हिंदी साहित्य का वृद्धि इतिहास। बहुत तगड़ा प्रश्न है, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। हिंदी साहित्य का वृद्धि इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? नागरी प्रचारणी सभा काशी। इस इतिहास ग्रंथ का, ये मैंने भी बहुत बार प्रश्न देखा है, बहुत पेपर में देखा है भाई। इस प्रश्न को तो पता नहीं कोई सी भी बॉडी हो एग्जाम को लेने वाली, पीजीटी टीजीटी का करा रही हो, डीएसएस भी हो, कोई भी हो, इस प्रश्न को तो पूछता ही पूछता है।
ये मान लो आप, पूछता है 100% पूछता है, ठीक है ना। तो नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इस ग्रंथ का प्रकाशन किया था। बहुत तगड़ा प्रश्न है। अब इस थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग ध्यान दे लेते हैं, जो लिख देता हूं मैं यहां पर, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख रहा हूं भाई। नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास, ये जो ग्रंथ है नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इसका प्रकाशन किया था, इस इतिहास ग्रंथ को। तो हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास जो ये ग्रंथ है नागरी प्रचारणी सभा, तो इस ग्रंथ का प्रकाशन कितने खंडों में हुआ था? तो याद रखना कितने खंडों में हुआ था, 16 खंडों में इसका प्रकाशन हुआ था। यह भी अनेक बार क्वेश्चन आया है। तो हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास जो ग्रंथ है नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित हुआ था। कितने खंडों में? 16 खंडों में प्रकाशित हुआ था। यह भी बहुत तगड़ा प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है मेरे मित्रों, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास आप सबको पता है फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया था। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? गार्सा द तासी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गार्सा द तासी। गार्सा द तासी ये एक फ्रेंच विद्वान थे, फ्रेंच भाषा में लिखने वाले विद्वान थे साथियों। और इनकी जो पुस्तक थी वो थी साथियों, सबको पता होगी मेरे हिसाब से, इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इस्तवार द ला लिटरेचर नाम भी बस अटपटा है, लिखने में दिक्कत आती है। हिंदुस्तानी ये इनकी पुस्तक का नाम था। तो हिंदी साहित्य में इतिहास लिखने का सबसे पहला प्रयास गार्सा द तासी के द्वारा किया गया था। फ्रेंच भाषा में लिखा इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तान। ये जबरदस्त प्रश्न था भाई, और मैंने आप लोगों को बता भी दिया है। और ग्रेसन ने, जो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन थे साथियों, उन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा लिखा गया ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। पहला प्रयास किसने किया? गार्सा द तासी ने किया। फ्रेंच में लिखा इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। लेकिन सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ जो कहा जाता है वह किसका कहा जाता है? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के ग्रंथ को कहा जाता है द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसको कहा जाता है। ये आपको पता है। और उसमें 952 कवियों को, चाहे वो गद्य पद्य किसी के, 952 कवियों को उसमें सम्मिलित किया था। किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा। तो ये मेरे हिसाब से आप सबको, और वो उन्होंने कब लिखा था? 1888 ईस्वी में लिखा था। तो साथियों शायद वीडियो अच्छा लगा होगा। 10 प्रश्न नहीं है, ये 100 प्रश्नों के बराबर है। आप अच्छे से देखिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और साथियों टेस्ट सीरीज 2nd ग्रेड की जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक बार विश्वास करके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, ठीक है साथियों। और जो पहले 1st ग्रेड का पेपर जो हो चुका है उसे भुला दीजिए। जैसा भी रहा, कैसा भी रहा, ठीक है, हमने हमारी मेहनत करी है और हमने पूरा 100% दिया है। और 2nd ग्रेड पर जुट जाइए, ठीक है साथियों। 2nd ग्रेड पर जुटना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइम अब कम है, ठीक है। और इस सुनहरे पल को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो चला गया है उसे आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आपके हाथ से जो चीज़ चली गई है अब उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो आपके हाथ में है उसे आप रखिए, मोटिवेट होइए। जो भी हुआ ठीक है, मैंने मेहनत करी है, ईमानदारी से मेहनत करी है, तो 100% मेरा जो भी होगा मैं मंजूर होगा साथियों। तो चैनल से जुड़े रहिए और साथियों फ़ायदा होगा आप लोगों को, ये मेरा वादा है, गारंटी है, बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में।
वो वीडियो आपका दूसरा वीडियो होगा इसी का। थैंक यू, धन्यवाद।